नमस्कार साथियों, आईएसओ सिस्टम अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्ट 3 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अवश्य देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पार्ट 3 का जानना ज़रूरी है। तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पार्ट 3 शुरू करता हूं। देखिए, इस पार्ट 3 का क्या कंटेंट रहेगा। बेसिकली कुछ तो फ्लैशबैक है जिसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको क्या बताया था ये बताऊंगा, और फिर करंट पार्ट 3 जो कि ईएमएस के ऊपर है ये आपको बताऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आईएसओ के बारे में बताया था कि आईएसओ क्या है, आईएसओ क्यों लिया जाता है, और यदि आपको आईएसओ का सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसे कैसे आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आईएसओ बेसिकली बहुत सारे स्टैंडर्ड रिलीज करता है, लेकिन मैं सिर्फ 3 स्टैंडर्ड के बारे में बात करूंगा, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा ऑटो सेक्टर से संबंधित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये 3 सिस्टम की बात मैं इस सीरीज में करूंगा। तो पार्ट 1 में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। पार्ट 2 में मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर्टिकुलरली जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो आईएसओ 9001 2015 उसके बारे में बताया था मैंने। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या थी क्यूएमएस की, उसके बाद इसमें कैसे कैसे अमेंडमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंजेस हुए। और जो पिछला चेंज था, जो लास्ट चेंज था, दैट वाज इन 2008, क्यूएमएस 9001 2008, और उसका मैंने 2015 से कंपैरिजन भी आपको दिखाया था। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इनके भी कंपैरिजन हमने दिखाए थे आपको। और उसके अलावा मैंने आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो इसके क्लॉज थे, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको करने के लिए आप आईएसओ का सर्टिफिकेशन लेते हैं, वो मैंने बताया था। फिर इसका मैंने प्रोसेस साइकिल और इसका पीडीसीए से क्या रिलेशन है ये मैंने आपको बताया था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यदि आप क्यूएमएस का सर्टिफिकेशन लेते हैं तो इससे आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन को और अदरवाइज क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारे एडवांटेजेस वगैरह मैंने आपको बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे ज़रूर देखा होगा। तो अब पार्ट 3 जो है वो बेसिकली ईएमएस के ऊपर है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा पहला। उसके बाद ये कितने टाइप्स के होते हैं, सोर्सेज क्या हैं, इफेक्ट क्या है, कंट्रोल क्या है, ये सारे पोल्यूशन के बारे में बता रहे हो। पोल्यूशन टाइप्स, पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, इफेक्ट क्या है, इसका मैंने बेसिकली एक चार्ट बना रखा है जो आप आगे देखेंगे। उसके बाद मैं कुछ शब्द में ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज, जो कि ओवरऑल जो चल रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और इसके बाद इवोल्यूशन, इसका कंपैरिजन, जिसका जो लास्ट स्टैंडर्ड था दैट वाज इन 2004। सो 2004 से 2015 का कंपैरिजन दिखाऊंगा, रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और पीडीसीए का अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। और अंत में इसके क्या बेनिफिट्स हैं इसके लेने के। तो ये सारे कवरेज जो हैं ये पार्ट 3 में, जो कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है, ये मैं करूँगा। तो इससे पहले सबसे पहले मैं ये जानना होगा कि एनवायरनमेंट है क्या है, हम कहते किसे हैं। सो सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फाउना, ह्यूमंस एंड देयर इंटर रिलेशन। आप जिस माहौल में, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, नेचुरल सोर्सेज हो, फाउना हो, ह्यूमन रिलेशंस वगैरह हो, इनके आपस में क्या रिलेशन है, जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, खास करके आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन विच योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, ऑपरेटिंग, इसके बारे में जो एनवायरनमेंट होगा, ये सारे इसके बारे में बात की जाएगी। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर है। जिस एनवायरनमेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसके बारे में, इसके बारे में बात की जाएगी। अब व्हाट इज आईईएमएस? दिस इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग एनवायरनमेंट विच means to ensure effective use of resources and prevention of pollution। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको कितना इफेक्टिवली आप यूज करते हैं, और पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इसके बारे में है व्हाट इज ईएमएस। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि मैनेजमेंट कमिटमेंट टू कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड
रेगुलेशंस, जो लोकल गवर्निंग लॉज हैं और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में मैनेजमेंट का क्या कमिटमेंट है, मैसेज को मैनेजमेंट कैसे उसको फुलफिल करती है। और जो लास्ट है वो है अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट फॉर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। आपके आसपास का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसे अच्छा रहे, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या क्या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो ये बेसिकली ईएमएस क्या है, एनवायरमेंट किसे कहते हैं और व्हाट इज ईएमएस, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए जो पॉल्यूशंस हैं, कितने टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं, ये मैं पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये मेजर हैं, होने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मेजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि मैं इस समय इंडस्ट्री के रिलेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सोशल टर्म्स में बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्री के रिलेशन में बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, ये मेजर जो पॉल्यूशंस हैं वो ये हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। और ये आपका एग्जांपल मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है, फाउंड्री, फोर्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट शॉप्स, प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे एसिड बनाने वाले प्लांट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ जहाँ प्रोसेसिंग होती है वो है। प्रेस शॉप्स वगैरह हैं जहाँ की प्रेसेस के थ्रू बनाए जाते हैं शीट मेटल के पार्ट्स। फैब्रिकेशन, वेल्डिंग वगैरह का जहाँ भी इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें आपका टेक्सटाइल से संबंधित टेक्सटाइल है, उसकी डाइंग है, ये सारी चीज़ें हैं। मशीन शॉप्स, ये सारी चीज़ें थोड़े से एग्जांपल्स हैं जहाँ से कि ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, पॉल्यूशन होती है। मैं चूँकि फोर्जिंग इंडस्ट्री से रहा हूँ, इसीलिए फोर्जिंग के बारे में बात करूँगा कि फोर्जिंग इंडस्ट्री में देखिए ये चारों चीज़ें होती हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन तो देखिए जैसे जो भी फोर्जिंग इंडस्ट्री में रहा है उसे पता है कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेस होती है, वहाँ पे आप फर्नेस ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, तो फर्नेस के फायर करते वक्त काफ़ी धुआं निकलता है। इसके अलावा फोर्जिंग शॉप में जो हीटिंग फर्नेसेस होती हैं वो भी आपके जनरली से फर्नेस ऑयल से चलती हैं, और उसके चलते काफ़ी धुआं वहाँ भी निकलता है। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही गंदा होता है, ओवरऑल पूरा भरा रहता है एटमॉस्फेयर काले धुएं से। उसके अलावा जो वहाँ पानी का यूज होता है, क्वेंचिंग वाटर टैंक वगैरह जो यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके अल्टीमेटली उसके आसपास के वातावरण को, इवन सॉइल तक में जाता है और सॉइल पोल्यूशन भी करता है। जहाँ तक फोर्जिंग इंडस्ट्री का सवाल है, काफ़ी नॉइज पोल्यूशन होता है। जब हैमर चलता है तो आप देखते होंगे आसपास कई बार तो हिल जाता है, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है। जो आदमी वहाँ पे काम कर रहे थे, ऑपरेटर काम कर रहे थे, उनको नॉइज़ प्लग दिया जाता है बेसिकली, ताकि नॉइज़ के ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ फोर्जिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी यही हाल है। जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मटेरियल यूज होता है, जो भी सॉल्यूशंस वगैरह यूज होते हैं, वो सारे ही केमिकल्स यूज होते हैं, और अल्टीमेटली उनका जो ड्रेनेज है या तो किसी नाले में चला जाता है या ज़मीन में चला जाता है। तो इस तरह से ये ज़मीन को भी आपको दूषित करता है, ठीक है। प्रेस शॉप में आप देखिए जब प्रेसेस चलती हैं तो वहाँ भी नॉइज पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और यदि आप फैब्रिकेशन लीजिए तो टेक्सटाइल या फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में जहाँ भी आपका वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन भी होता है वहाँ पे भी। तो इस तरह करके ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस होते हैं। अब देखिए ये यहाँ मैंने आपको दिखाया इस चार्ट में कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, उसका इफेक्ट क्या है, और लास्ट में मैंने कंट्रोल दिखाया है। तो ये मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ। जैसे सोर्सेज है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, जो मैंने अभी इंडस्ट्री की सारी बात की आपसे। उसके बाद उसका सोर्सेज है एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ये आप देखते होंगे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो एग्जॉस्ट से काफ़ी कुछ धुआं निकलता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी रखा हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके लिए, जो कि इसको मैनेज करता है। और इसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड वीड्स, ये जंगल में, खेतों में, खलिहानों में ये जलाए जाते हैं। ये जो हम लोग बात करते हैं कि पंजाब और इस जगह पे जो खेत जलाए जाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। और उसके अलावा वॉल्केनोज वगैरह, जब भी नेचुरल वॉल्केनोज वगैरह कोई फटता है, ज्वालामुखी कोई फटता है, तो आप देखते होंगे काफ़ी दूर दूर तक
धुआं जाता है। आप उन्होंने टीवी में फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे कि पूरा जो टीवी का स्क्रीन है धुएं से भर जाता है। तो वो सारा एरिया जो है एक तरह से धुएं से भर जाता है। तो एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं मेजर हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने मेजर सोर्सेज के बारे में बताया। इनके क्या पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स है, बेसिकली ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे बनते हैं इसमें। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। मेटल कंटामिनेशन होता है, जो आपका वेल्कनोज वगैरह होते हैं, जब ज्वालामुखी होता है तो नीचे से लावा निकलता है, उसके साथ काफ़ी कुछ मेटल्स के भी कंटामिनेशन ऊपर तक चले जाते हैं। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हवा में आप देखते होंगे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब तैर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स है बेसिकली। इनका इफेक्ट क्या होता है कि जो आदमी इस वातावरण में रहता है उसको अस्थमा या एलर्जी हो जाती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है। एंड एक वेजिटेशन के, जिस एरिया में आपने देखा होगा जहाँ भी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, बल्कि आप देखिए हम लोग कहते हैं कि इसकी वजह से खेतों खलिहानों का नुकसान होता है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं यदि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो कैसे कंट्रोल करना है? इम्प्रूविंग प्रोसेस टेक्निक, जो भी आपका प्रोसेस, जो भी आप कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में काम, उसमें से धुआं क्या निकल रहा है उसको कैसे, जैसे मान लीजिए आप फोर्जिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो प्रोसेसिंग टेक्निक, हीट ट्रीटमेंट की फर्नेसेज हैं। जनरली पहले लोग फर्नेस ऑयल यूज़ करते थे, उसके बाद उन्होंने चेंज किया, आजकल हीटिंग कॉयल वगैरह यूज़ करते हैं। अब तो बल्कि जो हार्डनिंग टेम्परिंग वगैरह के लिए सील क्वेंच फर्नेसेज होती हैं, जिसपे कि धुएं का नाम निशान नहीं होता है, सब कुछ भीतर हो जाता है, बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरह करके आप टेक्नोलॉजिकल जो इंप्रूवमेंट है प्रोसेस में, वो आप कर सकते हैं इंडस्ट्री में। रिडक्शन इन कंजम्पशन, ये जो भी आप यूज़ करते हैं उसको कैसे आप रिड्यूस करें फ्यूल्स को, इसको देखना पड़ता है। उसके अलावा यूजेज ऑफ अल्टरनेट फ्यूल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और तरीका है कि बजाय आप फर्नेस ऑयल लेने के कोई और दूसरा चीज़ लीजिए, और कोई ऐसी चीज़ लीजिए जिसके में कि आपको धुआं कम निकलता हो। ठीक है, तो ये अल्टरनेट फ्यूल्स वगैरह का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल में बेसिकली आजकल आप देखिए तो हम लोग सोलर पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रो पावर का यूज़ कर रहे हैं। ये सारे नेचुरल एयर यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है, और एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। अफॉरेस्टेशन मतलब कि जो हम लोग ये जंगल की कटाई वगैरह करते हैं उसकी वजह से भी जो पोल्यूशन होता है उसको भी यदि हम कंट्रोल करें तो एयर पोल्यूशन काफ़ी कुछ कम हो सकता है। तो ये सारे कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि करने चाहिए यदि आपने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब मैं आता हूँ वाटर पोल्यूशन पे। वाटर पोल्यूशन पे देखिए सोर्सेज इसके क्या है? अनट्रीटेड एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री से होता है, जैसे मैंने आपको डाइंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया टेक्सटाइल में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का दिया, जो एफ्लुएंट्स वगैरह निकलते हैं वो होते हैं। उसके अलावा जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटी, घर में भी जो आपका आप देखते होंगे सीवर लाइन होती है, यहाँ से भी जो गंदगी निकलती है, गंदा पानी निकलता है, वो सारा जाता है, तो ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। रन ऑफ वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स, एग्रीकल्चर में भी, खेती में भी कई बार ओवर फ्लडिंग हो जाती है, ज़्यादा आपने सिंचाई कर दी, पानी ज़्यादा बह गया, जो खेत में आपने इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए हैं वो भी पानी के साथ चला जाता है, और वो अल्टीमेटली जाता कहाँ है? या तो पानी को गंदा करता है या अल्टीमेटली ज़मीन में चला जाता है। तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी हो जाता है। इसके पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स क्या क्या हैं? हैवी मेटल्स एंड अदर केमिकल्स, जो आप केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं सॉल्यूशन में, नाइट्राइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ये बेसिकली आप पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें ये होता है। इवन फर्टिलाइजर तक में होता है, खास करके इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं। इसके इफेक्ट क्या है? इसकी वजह से देखिए यदि वाटर पोल्यूशन है तो कॉलरा का, जॉन्डिस का, मलेरिया का, ये वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, इसका इफेक्ट है। ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ वेजिटेशन, ये बहुत इफेक्टेड हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है। यदि पानी वहाँ का ठीक नहीं है तो आप देखेंगे कि वेजिटेशन की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, और ये वहाँ के एक्वेटिक सिस्टम को, जो भीतर का, जो जमीन के भीतर का जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको भी वो अफेक्ट करता है। इसका क्या कंट्रोल है? पोल्यूशन कंट्रोल एट सोर्स, जहाँ से भी ये गंदगी हो रही है, जिस एरिया में भी, जैसे एफ्लुएंट प्लांट्स वगैरह हम लगा देते हैं जहाँ पे कि ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज होता है। उसके अलावा
सुटेबल ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूएंट, ये मैंने लिखाई है आपको। रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिकवरी ऑफ वेस्ट वाटर, जहाँ जहाँ भी इस तरह का, चाहे एग्रीकल्चर फीड से हो, चाहे वो आपका डोमेस्टिक हो, इसको हम कैसे रिसाइकिल करें, कैसे इसको रीयूज करें और कैसे रिकवर करें, इस तरह करके हम चाहें तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में क्या क्या सोर्सेज हैं? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अगेन, देन ऑटोमोबाइल्स ऑन रोड्स, रेल्स, एयर, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें जो है आप देखिएगा ये नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। और तीसरी चीज़ कम्युनिटी एक्टिविटीज़। कम्युनिटी एक्टिविटीज से मतलब है, जैसे आप देखते होंगे कि आपके आसपास मोहल्ले में यदि कोई पाठ चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, या कोई दुर्गा जी का पाठ चल रहा हो, जगराता चल रहा हो, तो उस समय लाउड स्पीकर बड़े हाई वॉल्यूम पे बजते हैं, इसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। तो इसको हम कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जहाँ भी नॉइज पोल्यूशन होता है, जो आदमी इसमें रहता है वो धीरे धीरे ना पार्शियली वो डिफनेस मतलब बहरापन उसमें धीरे धीरे होने लगता है, और कई बार तो कंप्लीट आदमी बहरा हो जाता है। इसके अलावा जो आदमी, जैसे घर के आसपास यदि कोई प्रोग्राम हो रहा हो और लाउड स्पीकर की जोर से आवाज़ आ रही है तो आपको सोने में डिस्टर्बेंस होती होगी। इसके अलावा आपको इरिटेशन आता है, हेडेक आता है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इफेक्ट करती हैं इसको। इसका कंट्रोल क्या है भाई? पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। जो भी आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके जो इक्विपमेंट वगैरह हैं उसको आप पीरियोडिकली मेंटेन कीजिए। यदि बेयरिंग है, सारा कुछ, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उसकी वजह से आप उसको चेंज कीजिए, बियरिंग को चेंज कीजिए, ताकि कम से कम आवाज़ प्रोड्यूस हो, नॉइज प्रोड्यूस हो। हर चीज़ का एक लेवल होता है। यूसेज ऑफ साइलेंसर, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल की बात की, साइलेंसर वगैरह यूज़ किया जाता है। ईयर प्लग्स वगैरह, जहाँ लोग, ये फोर्जिंग इंडस्ट्री है जहाँ की बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, ईयर प्लग्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा साउंड प्रूफिंग, आप देखते होंगे कि अच्छी अच्छी कंपनी में जहाँ भी कोई मीटिंग वगैरह भी चल रही होती है, उसकी वजह से यदि नॉइज पोल्यूशन है तो पूरा साउंड प्रूफ कमरा कर दिया ताकि बाहर आवाज़ ही नहीं जाती है। तो इस तरह से नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक जनरल अवेयरनेस है, यदि आपकी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ की बात कीजिए तो एक जनरल अवेयरनेस होती है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल भी बना रखा है कि 10 बजे के बाद से कोई इस तरह का लाउड स्पीकर या दूसरी चीज़ें एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए आस पास के लोगों में कि भाई अब इससे ज़्यादा 10 बज गए, इसके बाद हमारा ये कार्यक्रम नहीं होगा। यदि है तो बहुत लो वॉल्यूम पे आप बनाएं। तो ये एक इसका कंट्रोल है बेसिकली नॉइज पोल्यूशन का। अब हम आ जाते हैं सॉइल पोल्यूशन पे। सॉइल पोल्यूशन पे आप देखिए, इंडस्ट्रियल वाटर है, ये पहले भी बता चुका है। वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आती है, अर्बन वेस्ट, कॉमर्शियल एज वेल एज डोमेस्टिक, explosion from nuclear labs and industries, improper agriculture practices and biological wastages, ये सारी चीजें जो हैं सोर्सेज हैं इसके सॉइल पोल्यूशन के। पॉल्यूटिंग एलिमेंट इसमें क्या होता है? हैजार्डस एलिमेंट, हैजार्डस केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, टैनरीज। टैनरीज मतलब जहाँ पे कि खास करके लेदर इंडस्ट्री में टैनरीज का यूज किया जाता है। उसके बाद यदि आप देखिए कमर्शियल एंड डोमेस्टिक में गार्बेज है, प्लास्टिक है, मेटेलिक कैंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर द पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स। न्यूक्लियर सिस्टम से, लैब्स हैं, न्यूक्लियर है तो उसमें न्यूक्लाइड्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो रेडियम हो, थॉर्बियम हो, यूरेनियम हो, स्ट्रोंशियम हो, सारे इनके जो न्यूक्लियर के जो न्यूक्लाइड्स होते हैं ये बेसिकली पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स हैं। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यदि आप देखें तो यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे यूरेनियम और इसका हम लोग पहले यूज़ करते थे खाद का, यूरेनियम खाद का, तो वो सब चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है फ्रॉम वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स है इन केस ऑफ इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है कि लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, ठीक है, यदि आपकी ज़मीन खराब होती है तो उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, सीरियस इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु प्राणी रहते हैं वो सारे अफेक्टेड होते हैं, इवन पेड़ पौधे तक इफेक्ट हो जाते हैं। ह्यूमन लाइफ इन इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये मैंने भी आपको बताया है कि प्लांट्स हैं, फूल पौधे हैं, ये सब देखिए मुरझा जाते हैं। इसके अलावा एमिशन ऑफ फाउल गैसेज अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। यदि दुर्गंध आपके आसपास आ रही हो, चाहे जिस वजह से भी हो, तो उससे आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसका कंट्रोल क्या है? प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड
डिस्पोजिशन ऑफ वेस्ट, जो भी आपका ये इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको कैसे आप डिस्पोज करें, इसको देखना पड़ेगा। देन रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, ये जो वाटर वेस्टेज होता है जो सॉइल को पोल्यूट करता है, इसको भी आपको रिसाइकलिंग या रीयूज करना देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सप्लोजन साइट्स एंड लैब्स शुड बी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपने देखा होगा जनरली हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह होता है तो शहर से बाहर काफ़ी दूर राजस्थान के किसी एरिया में किया जाता है, या कहीं भी आप जहाँ से भी जो आबादी से दूर हो, ताकि उसका इफेक्ट जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट निकलते हैं एक्सप्लोजन के बाद से, उसका इफेक्ट कम से कम हो, इसके लिए उनको शहर से दूर, पॉपुलेशन से दूर इसको किया जाता है। इससे इसका कंट्रोल रहता है। और यूज ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। जो आर्टिफिशियल जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, और यूरिया का जहाँ तक इस्तेमाल है, मैं यूरेनियम गलत बोल गया था, उसको यूरिया आप कर लीजिए। तो ये जो यूरिया है इसका भी इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली सॉइल को पोल्यूट करते हैं और ज़मीन की फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं। प्रॉपर डंपिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है या जो बर्ड्स ये वो सारी चीज़ें निकलती हैं, इनको भी आपको प्रॉपरली, बल्कि आजकल तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं गैस बनाने के काम में, गाय के गोबर से गोबर गैस बनती है, तो इस तरह करके हम इसको प्रॉपर डंपिंग करें और उसको चाहें तो हम उसको दोबारा कैसे इसको रीयूज किया जा सकता है इसका देखा जा सकता है। इस तरह से हम इस सॉइल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब ये सारी दुनिया का विषय है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंटल डे भी हम मनाते हैं, ठीक है। इसमें इंडिया भी एक पार्ट ऑफ मेंबर है इसका। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका जो पहला है कि आप देखते होंगे कि चारों तरफ धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे 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 करके बढ़ता ही जा रहा है, और अब आप सब देखते होंगे इसका इफेक्ट हमारे मौसम पे भी पड़ता है। गर्मियों के टाइम पे बरसात हो जाती है, बरसात के टाइम पे गर्मी आ जाती है, कई बार जाड़ों में बरसात हो जाती है। तो इस तरह करके ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम भी बदलता रहता है। एसिड रेन, ये एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन ये होती है कि जो फैक्ट्री से जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस निकलती हैं, वो बारिश के टाइम पे जब वो आपस में जाके वहाँ ऊपर जाके मिलती हैं आकाश में, जहाँ पे कि H2O होता है, और ये दोनों आपस में मिल के फिर H2SO4 या यदि नाइट्रिक ऑक्साइड है तो पानी से मिलकर वो HNO3 बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और जब ये बरसता है तो जिस जगह पे भी बरसता है, जहाँ भी बरसता है, पूरा सत्यानाश कर देता है। यदि आपके बदन पे पड़ जाए तो पूरे बदन में फफोले निकल जाते हैं, खेती पे पड़ जाए तो खेती की खेती पूरी जल जाती है। तो इस तरह के रेन को एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन, ये भी एक ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है। धीरे धीरे पृथ्वी के भूमंडल के सराउंडिंग में आप देखते होंगे एक ओजोन की लेयर होती है, और ये ओजोन की लेयर जो सनरेज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, जो कि बहुत हानिकारक होती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इसमें भी ब्रेकेज होने लगा है, इसमें भी छेद हो गया है, इसकी वजह से कुछ किरणें सीधे आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ओजोन के डिप्लीशन को कैसे हम कम करें। ओजोन जो धीरे धीरे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में है पृथ्वी के चारों ओर, वो हमें बचा के रखना है। अदरवाइज फिर सूर्य से निकलने वाली सारी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, नुकसानदायक होती हैं। इसी तरह से डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन मतलब कि अच्छे खासे हरे भरे जो मैदान है वो धीरे धीरे रेगिस्तान में चेंज होते जा रहे हैं। इसको भी हमें रोकना है। ये मैंने फोटोग्राफ आपको दिखाया है। कभी किसी टाइम पे यहाँ पे अच्छा खासा होता था, खेती भी होती होगी, लेकिन धीरे धीरे ये डेजर्ट में बदल गए। चारों तरफ रेत रेत का ही गुबार दिखता है, बीच में कहीं एक आध पौधों का झुंड दिख जाता है। तो इसे भी हमें कंट्रोल करना होगा। बल्कि आजकल राजस्थान में भी अलग अलग एरियाज में लोग वहाँ पे अच्छा खासा पानी और चीज़ों का इंतजाम करके खेती भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी उगा रहे हैं। तो इसे डिजर्टिफिकेशन मतलब हम इसको रोकते हैं। और ये आपका जो पांचवा जो है, ये आप देखिए डिफॉरेस्टेशन, ये जो जंगलों की कटाई हो रही है, जब मैंने आपको एक फिगर में दिखाया हुआ है कि आप पेड़ पौधे काट के अपनी लकड़ी का तो इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है, ठीक है।
पेड़ पौधों की होने की वजह से बारिश टाइम पे होती है, मौसम में ठीक रहता है, एयर पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं बेसिकली। जब हम इन्हीं को काट देते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और ये आप देखते होंगे कि आजकल इसका सारा इफेक्ट, पेड़ पौधों का इफेक्ट काटने का जो है हमारे हिल एरिया में पड़ रहा है, चाहे वो नॉर्थ का एरिया हो चाहे वो ईस्ट का एरिया हो, ये सारे अफेक्टेड हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे मौसम का चेंज हो रहा है और ये पेड़ों की कटाई से मौसम काफ़ी बदल रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल इश्यूज हैं जो कि पूरा विश्व इसके ऊपर लगा हुआ है। काफ़ी मेंबर कंट्रीज हैं इसके, और इनकी हर साल इनकी बैठक होती है, इसमें यही डिसाइड किया जाता है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखने का है। ये ग्लोबल इश्यूज हैं रिलेटेड टू पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें मैंने अब आपको दिखाई। इससे दिखाने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि आपको ये पता चल जाए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू है। यदि आपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया तो आगे आपके लिए कितना खतरा हो सकता है। इन चीज़ों को देखते हुए जो ISO सिस्टम जो है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, इन चीज़ों पे विचार किया इन्होंने। और जो पहला स्टैंडर्ड बना वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था BS 5750, वो 1992 में था। वर्ल्ड फर्स्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ये उन्होंने बनाया था। लेकिन इसको ISO में लाते लाते 1993 में इसको EMS में लिया गया। इसका जो स्टैंडर्ड का जो नॉमेनक्लेचर हुआ वो 14,000 हुआ। और ये इसकी EMS की टेक्निकल कमेटी थी 2007 जो 1993 में थी। इन्होंने जो पहला स्टैंडर्ड निकाला वो ISO 14001 1996 का था, जो कि पब्लिश स्टैंडर्ड था इसका। लेकिन बाद में इन्होंने इसको रिवाइज किया 2004 में, तो ये हो गया ISO 14001 2004। और अब जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ है वो ISO 14001 2015। तो हमें जो स्टैंडर्ड मिलता है EMS की जो सीरीज है वो 14,000 हम बोलते हैं, लेकिन जो हमें स्टैंडर्ड मिलता है जब हम सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमें आजकल जो मिल रहा है वो है 14,001 2015। तो ये स्टैंडर्ड का नोमेनक्लेचर है ISO 14001 2015। ये कंपैरिजन बिटवीन ISO 14001 2004 और 14001 2015 की बेसिकली जो रिक्वायरमेंट का कंपैरिजन है वो मैंने दिखाया है आपको। इसमें भी पहले 3 और 4 जो है करीब करीब मिलते जुलते हैं। टर्म्स एंड डेफिनेशन में जरूर थोड़ा सा बदलाव है, बाकी चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। लेकिन उसके अलावा यदि आप 2004 का देखें तो 2004 में सिर्फ एक ही था पॉइंट नंबर 4 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज के ऊपर था, जिसमें 6 क्लॉज थे। तो यदि इस तरह से देखा जाए तो 14,000 में सिर्फ मात्र 4 रिक्वायरमेंट थी, जबकि आप 2015 में देखिएगा तो ये करीब 10 रिक्वायरमेंट है इसकी, जिसमें 3 या 4 रिक्वायरमेंट तो मिलती जुलती हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी चेंजेस हैं। ये मैंने आपको दिखाया है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी 4 सब क्लॉजेज हैं। लीडरशिप के 3 सब क्लॉजेज हैं। प्लानिंग जो नया है अपने लिए, इसके भी 3 सब क्लॉजेज हैं। सपोर्ट 5 सब क्लॉजेज, ऑपरेशन में 7 सब क्लॉजेज हैं। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ये इसमें 3 सब क्लॉजेज हैं। एंड इम्प्रूवमेंट ये इसमें 3 सब क्लॉजेज हैं। तो ये कंपैरिजन सिर्फ मैंने दिखाया। इसको डिटेलिंग करने के लिए तो आपको स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं इसको यहाँ समझाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है गागर में सागर भरने की। इसमें मैंने ये दिखाया है कि जो नए क्लॉज हैं इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। ये आपको ये वाइट वाला एरिया जो दिखा रहा है, इसमें मैंने ये आपको दिखाया है कि जो मेजर चेंजेस हैं वो 2015 में क्या है। पहला तो ये है कि कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि 4 सब क्लॉजेज हैं, ये एक न्यू एडिशन हुआ है। लीडरशिप में एडिशन हुआ है। प्लानिंग जैसे मैंने पहले बताया, प्लानिंग में 2 खास करके, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एक ये है, और दूसरा है ऑस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट। इसके अलावा जो चौथा है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, और जो लास्ट है वो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो पहले नहीं था। अब इसको इन्होंने बाकायदा मेजरमेंट शुरू किया है, और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए कि भाई इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए इन्होंने मेजरमेंट के तरीके निकाले हैं और ये किए जा रहे हैं। तो ये सारे बेसिकली न्यू चेंजेस हैं जो कि 2015 में आए हैं। इसके अलावा आप यदि 2004 की बात कीजिए तो ये नीचे दिखा रहा है, आप देखिए सबसे लास्ट में है
एरो वहाँ जा नहीं रहा है। तो इसमें दिखा रहा है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड 2004 में सिर्फ 12 हैं, जबकि 2015 में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड जो है वो आपके 16 डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर गेटिंग दिस EMS सर्टिफिकेशन। ओके, तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन था बिटवीन 14,001 2004 एंड 14,001 2015। ये मैंने जैसे आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS में भी दिखाया था, पार्ट 2 में मैंने ये चीजें दिखाई थी कि इसमें भी जैसे पार्ट 2 में था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, सेम चीज यहाँ भी है कि PDCA साइकिल और यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच EMS में भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके आप देख लीजिए, ये इनपुट पैरामीटर दिखाए जा रहे हैं, ये आउटपुट है, ये इन बिटवीन PDCA साइकिल का यूज है। और जो प्रोसेस का अप्रोच है कि देयर हैज टू बी इनपुट, देयर हैज टू बी ए टोटल प्रोसेस एंड देन देयर हैज टू बी एन आउटपुट। ये सारी चीजें ये इसको फॉलो करती हैं। और एंड में हम यही देखते हैं कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमारे सिस्टम पे, जो हमने इंटेंडेड किया था कि हम EMS को कंट्रोल करेंगे, इस लेवल तक लाएंगे, क्या इफेक्ट है, ये आउटकम इसका आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी इनपुट, ये इनपुट आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हाउ टू गेट ISO 14001 2015। तो ISO 14001 2015 के लिए पहली चीज कि आपको अपने एनवायरमेंटल स्टेटस को, जो भी आपके फैक्ट्री में जहां भी आप काम कर रहे हैं, एयर, वाटर, ऑयल, सॉयल, ये जो भी है, जो भी पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, चारों तरह के पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉयल और नॉइज, ये चारों चीजों का क्या स्टेटस है, ठीक है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी जिसमें आप इसको कैसे कंजर्व करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, ये आपको आपकी पॉलिसी में डिफाइन करना पड़ेगा। देन आपको आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट। ये एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है EMS का, और कई बार ये जल्दी समझ में नहीं आता कि एस्पेक्ट है क्या और इम्पैक्ट है क्या। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। एस्पेक्ट और इम्पैक्ट एक तरह से समझ लीजिए, एस्पेक्ट कॉज है और इम्पैक्ट जो है उसका इफेक्ट है। जैसे हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, सेम चीज है। एस्पेक्ट, आपकी इंडस्ट्री में जहां भी आप काम कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हो, क्या एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं फोर्जिंग इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया था कि उसमें हर तरह के पोल्यूशन होते हैं, एयर का भी है, वाटर का भी है, सॉइल का भी है और नॉइज का भी है ज्यादा। तो इस तरह की चीजें जो है ये कैसे हो रही हैं, और इसको एस्पेक्ट, इसे एस्पेक्ट कहा जाएगा। और इसका इम्पैक्ट वातावरण पे, आपके आसपास काम करने पे क्या पड़ता है, तो इन सारी चीजों को करना पड़ेगा सो दैट आप इन चीजों को कंट्रोल करें बेसिकली। ठीक है, देन कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन। जो लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसको आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि हर स्टेट का, हर कंट्रीज का, इवन स्टेट वाइज भी डिफरेंस होता है। इंडिया में यदि देख लीजिए तो एक लोकल बॉडी बनी हुई है जो एनवायरमेंट पे पूरा कंट्रोल करती है। ठीक है, तो उन्होंने वाटर डिस्चार्ज जो आपकी फैक्ट्री से होता है वो है, नॉइज का क्या लेवल होना चाहिए, आपका एयर पोल्यूशन जो आपकी फैक्ट्री से धुआं निकलता है उसका क्या लेवल होना चाहिए, सॉइल का क्या कंट्रोल होना चाहिए, जो आपको डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको आप कैसे करना चाहिए। इन सारों के ऊपर एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी का एक पूरा स्टैंडर्ड बना हुआ है। और यही सब चीजें जो है जब आप लेते हैं ISO 14001 तो आपको बकायदा लैब टेस्ट कराना पड़ता है इन सारी चीजों का। और जब आप एक्शन लेते हैं उसके बाद आप कन्फर्म करते हैं कि पहले आपका एयर पोल्यूशन क्या था, उसके बाद आपका वाटर का क्या रहा, सॉइल पोल्यूशन कम हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो है कंपेयर मेजरमेंट की जाती हैं देखने के लिए कि हमारा कंट्रोल कितना ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कंप्लाई करना पड़ता है हमें लॉज एंड रेगुलेशन के साथ। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग ये बहुत जरूरी है हर चीज का। ट्रेनिंग एंड ऑल एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट,
ट्रेनिंग देना पड़ता है सभी लोगों को। ये अपने आप में नई चीज़ है, इसीलिए इसमें ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम थ्रू ऑडिट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर आप अपने सिस्टम को ऑडिट के थ्रू इवेल्युएट करते हैं कि हम किस लेवल पे पहुंचे, जो हमारा एम था वो हमें मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं। तो अब हमारा ये तो मैंने आपको पिछला जो दिखाया था, ये बताया था कि यदि आपने सर्टिफिकेशन लेना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लास्ट में मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि इंक्रीज, ये आपका बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ISO 14001 2015 के सर्टिफिकेशन का एडवांटेज क्या है। पहली जो चीज़ है वो इंक्रीज कस्टमर बेस। देखिए आजकल एक रिक्वायरमेंट हो गई है कस्टमर की कि आपकी कंपनी जो है EMS सर्टिफाइड भी होनी चाहिए। पर्पज़ यह है कि आप जिस कंपनी में जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसके आसपास का वातावरण और आपके काम करने के तरीके से कहीं उसके आसपास का वातावरण ज़्यादा प्रदूषित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिर ओवरऑल पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। तो यदि आपने ये रखा हुआ है तो आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर आपसे कहेगा ठीक है आपने EMS लिया हुआ है सो वी विल गो फॉर सर्टिफिकेशन। यदि आपने EMS नहीं लिया है तो शायद वो मना भी कर दें। इसलिए यदि आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है तो आपको EMS लेना ही पड़ेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। दूसरा था रिड्यूस कॉस्ट बाई कंट्रोलिंग वेस्टेजेस। जो भी आपके वेस्टेजेस हैं चाहे वो किसी भी टाइप से हो रहे हो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप कंट्रोल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस कॉस्ट बाई कंट्रोलिंग वेस्टेज। फुलफिलमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये भी एक गवर्नमेंट की है, अदरवाइज फैक्ट्री सील कर दी जाती है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आ जाते हैं और सारी एक्टिविटी को देखते हैं, और यदि उन्हें कहीं भी गलत लगता है तो आपकी फैक्ट्री को सील कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस चार्जेस है इसके ऊपर। तो ये यदि आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए भी और आपके आसपास के वातावरण के लिए भी। देन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट बाई प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो आपकी एक्टिविटी से जो थोड़ा बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको कम करने में आप काफ़ी मददगार होगा। आप प्रोटेक्ट कर रहे होंगे उस इन्वायरमेंट को यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो 14001 2015 के हिसाब से काम करते हैं। तो यदि आपके एक्टिविटी से वातावरण में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, प्रदूषित हो रहा है, तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये इसका एक फ़ायदा है। एनहांसिंग एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, आपके इस एक्टिविटी से एनवायरमेंटल आपके आसपास सराउंडिंग या इवन इन प्लांट एंड आउटसाइड प्लांट के एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हो रही है, क्या हो रही है, इसको आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, ये आपको पता चलता है। और लास्ट जो है कि मिटिगेटिंग द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके काम करने के तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो जो एडवर्स इफेक्ट है एनवायरमेंटल के ऊपर, उसको आप किस हद तक कम कर सकते हैं, किस हद तक उसको डाउन कर सकते हैं। ये ISO 14001 2015 का जो सर्टिफिकेट आप लेंगे तो ये उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि आपके इस एक्टिविटी से जो आप ISO 14001 2015 का सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, उसकी वजह से आप मदर अर्थ को सेव करते हैं, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, और इससे आपकी कंट्री का, आपकी सोसाइटी का, आपके ह्यूमन बींग्स का, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी आपके आसपास के वातावरण में जो लोग फल फूल बढ़ रहे हैं उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस हैं इसके अलावा भी और कई एडवांटेज हैं। मैंने बेसिकली 5-6 पॉइंट आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए हैं कि आजकल के वातावरण को प्रोटेक्ट करना कैसे जरूरी है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, हमें क्या क्या एक्टिविटी करें जिससे कि पोल्यूशन कम हो, और अल्टीमेटली हमारा काम करने का तरीका ऐसा हो ताकि फैक्ट्री के अंदर का वातावरण भी ठीक रहे, व्यवस्थित रहे, लोगों का हेल्थ का इसका इफेक्ट रहे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप स्वयं देखिए, दूसरों को दिखाइए, अपने साथियों को दिखाइए, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
तो ये आज का प्रोग्राम है मेरा। अब इसका जो अगला पार्ट जो होगा वो मैं आपको IATF के ऊपर बताऊंगा। IATF 16949 ये मेरा अगला कार्यक्रम रहेगा, जो कि पार्ट 4 की तरफ से कवर किया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, अच्छी तरह से सुना। पीछे यदि प्रोग्राम आपने नहीं देखे हो तो उसे भी अवश्य देखिए। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसके ऊपर काम करेंगे। जो लोग नए नए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, लेकिन आपको सभी को 1 या 2 बार ये स्टैंडर्ड अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।